डॉक्यूमेंट्रीज लोगों को अपनी कहानियां बताने का अच्छा तरीका है। कभी कभी ये कहानियां साधारण होती है, लेकिन जिस तरह से उन्हें पेश किया जाता है वह आम रोजमर्रा के लोगों को भी असामान्य या दिलचस्प बना सकता है। नंबर 10। 1975 में फिल्म निर्माता एल्बर्ट और डेविड मेजल्स ने दो महिलाओं की जिंदगी पर बनी डॉक्यूमेंट्री रिलीज की, जिन्हें समाज ने लगभग भुला दिया था। ये उस समय कुछ हद तक विवादास्पद था और तब से अब तक ऐसा ही बना हुआ है। ग्रे गार्डन्स ने पॉप कल्चर को ऐसे प्रभावित किया जिसकी उसमें दिखाए गए लोगों ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। मेसल्स ब्रदर्स को पहली बार 1972 में एडिथ बील और उनकी बेटी लिटिल ईडी की कहानी से परिचित कराया गया था। माँ और बेटी न्यूयॉर्क के सबसे प्रभावशाली परिवारों में से एक की सदस्य थीं। बड़ी एडिथ जॉन ब्लैकजैक बोवियर की बहन थी, जो वॉल स्ट्रीट के स्टॉक ब्रोकर और पूर्व फर्स्ट लेडी जैकी कैनेडी के पिता थे। लिटिल ईडी के पिता फिलोन बिल खिलाड़ी और वकील थे। अपने परिवारों की हैसियत को देखते हुए इन दोनों महिलाओं को न्यूयॉर्क के उच्च समाज का हिस्सा बनने का आरामदायक जीवन नहीं मिला। फिलोन ने 1930 के दशक में अपनी पत्नी से अलगाव कर लिया था और 1940 के दशक में आधिकारिक रूप से तलाक ले लिया था। एडिथ अब पूरी तरह से ईस्ट हैम्पटन की ग्रे गार्डन्स हवेली में रहने लगी। शुरुआत में उन्हें अपने पिता का सहारा मिला और सेवा के लिए पूरा स्टाफ था। पिता के निधन के बाद उनकी विरासत परिवार के अन्य लोगों के पास चली गई, जिन्होंने उन्हें और लिटिल एडी को गुजारे के लिए बहुत कम दिया। ग्रे गार्डन्स धीरे धीरे जर्जर हालत में आ गया। लिटिल एडी ने ब्रॉडवे के अपने सपनों और मैनहट्टन की जिंदगी को छोड़कर अपनी मां के साथ रहने और उनका साथ देने का फैसला किया, लेकिन संपत्ति की गिरावट को रोकने के लिए वो बहुत कम ही कर सकी। बगीचे झाड़ियों से भर गए और खुद घर भी बिखरने लगा था। मेसल्स ब्रदर्स ने पहली बार बिल्स परिवार से तब मुलाकात की जब बिल्स अपना घर उनसे छीने जाने से बचाने की कोशिश कर रहे थे। जायदाद की हालत इतनी खराब थी कि स्थानीय प्रशासन का ध्यान गया। घर में पिस्सू भरे हुए थे और वहां बिल्लियां और जंगली जानवर रहते थे। स्थानीय प्रशासन ने कई बार निरीक्षण किए। एडिथ ने इन्हें छापा कहा और बेदखली की धमकी दी गई। 1972 की गर्मियों में एडिथ की भतीजियों ने घर को मजबूत करने और उसकी मरम्मत के फार जरूरी धनराशि दी। यह गांव के नियम अनुसार था, पर वहां रहने लायक हालात नहीं थे। फिर भी बील्स वही रही। ग्रे गार्डन्स ली रेड जिविल के समर्थन से शुरू हुआ था, लेकिन बाद में ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। 1974 में मेसलेस लौटे तो ली रैडजिविल का समर्थन नहीं था, लेकिन एडिथ और लिटिल ईडी खुश थीं। फिल्म क्रू ने एक साल में बील्स परिवार से संबंध बनाकर उनकी जिंदगी की झलकियां फिल्माई। ग्रे गार्डन्स में बैकग्राउंड म्यूजिक, नरेशन या औपचारिक इंटरव्यू नहीं थे। इसके बजाय दोनों महिलाएं फिल्म निर्माताओं और कैमरे से बात करती थीं, जैसे जैसे वे अपने दिन बिताती थीं, कभी ऊपर की बालकनी में आराम करते हुए या अपने साझा बेडरूम में संगीत सुनते हुए। वे अपनी युवावस्था की कहानियां साझा करती हैं, जब वे उच्च समाज में थीं और उनके सामने पूरी जिंदगी थी। लिटिल ईडी की सुनाई कहानियां खासकर दुखद होती हैं। डॉक्यूमेंट्री के समय वो अपनी 50 की उम्र में थी और ये साफ था कि उन्हें लगता था कि उन्होंने अपनी मां का साथ देने के लिए अपनी जिंदगी का बड़ा हिस्सा कुर्बान कर दिया है। वह उन दोस्तों की बात करती है जो द्वितीय विश्व युद्ध में नर्स बनकर विदेश गई और प्यार में पड़ी। साथ ही पुराने रिश्तों का जिक्र करती है जो उनकी मां की नापसंदगी के कारण खत्म हुए। कभी कभी दोनों एडिथ झगड़ती हैं, कैमरा व साउंड क्रू देखते रहते हैं और कभी कभी कैमरा आईने की ओर भी जाता है। कई बार यह देखना असहज लगता है और मेसलेस भाइयों पर दो कमजोर महिलाओं के शोषण का आरोप लगा था। उनका मानना था कि बील्स मानसिक रूप से बीमार नहीं थी, बस अजीब थी और अपनी बात रख रही थी। इस डॉक्यूमेंट्री ने उन्हें आवाज दी। नंबर 9। जो सिम्पसन और साइमन येट्स की कहानी 1985 में पेरू के एंडीज पर्वतों की उनकी डरावनी यात्रा के बाद से कई बार सुनाई जा चुकी है। 2003 की डॉक्यूमेंट्री इस कठिनाई की कहानी को फिर से बयां करती है, जिसमें दर्शकों को घटनाओं के जितना करीब हो सके उतना लाया जाता है, क्योंकि सिम्पसन और येट्स खुद अपनी कहानी सुनाते हैं। 2003 में रिलीज्ड टचिंग द वॉइड
सिम्पसन की लिखी संस्मरण पर आधारित है, जिन पर कहानी केंद्रित है। सिम्पसन और येट्स दोनों ही पेरू यात्रा के वक्त अपने 20 के दशक के मध्य में कुशल पर्वतारोही थे। दोनों महत्वाकांक्षी थे और कई पहाड़ों पर चढ़ने का सपना देखते थे। जून 1985 में उनका लक्ष्य सियुला ग्रांडे की पश्चिमी दीवार चढ़ना था। इस मार्ग को पहले कभी सफलतापूर्वक नहीं चढ़ा गया था, हालांकि कई लोगों ने कोशिश की थी। डॉक्यूमेंट्री का पहला हिस्सा उनके 6,344 मीटर ऊंचे पहाड़ पर चढ़ाई के सफर को बयान करता है। ये कहानी एक नाटकीय पुनर्निर्माण के माध्यम से सुनाई गई है, जिसमें सिम्पसन, येट्स और रिचर्ड हॉकिंग के इंटरव्यू के जरिए नैरेशन आता है, जो उनका वो साथी था जो चढ़ाई नहीं कर रहा था और बेस कैंप पर इंतजार कर रहा था। इंटरव्यू अलग अलग दिए गए हैं, जिसमें हर व्यक्ति कैमरे से बात करता है और उस कठिन समय के दौरान उसके मन में चल रहे विचारों का वर्णन करता है। मुश्किल चढ़ाई के बाद सिम्पसन और येट्स पहाड़ की चोटी पर पहुंचे और ऐसी उपलब्धि फिर कभी उसी रास्ते से हासिल नहीं की गई। दोनों पर्वतारोही इंटरव्यू में कहते हैं कि उन्हें राहत मिली थी, क्योंकि 80% दुर्घटनाएं चढ़ाई में होती है, अब सिर्फ नीचे उतरना था। इस बार वे पहाड़ के उत्तर से नीचे उतरने वाले थे। शुरुआत में सब ठीक था, लेकिन यात्रा के थोड़ी देर बाद सिम्पसन फिसलकर टांग तोड़ बैठे। पर्वतारोही बहुत ही दर्दनाक तरीके से विस्तार से बताते हैं कि उनके साथ क्या हुआ था और वे कितने दर्द में थे। सिम्पसन अपनी टूटी टांग पर वजन नहीं डाल सकते थे और उन्हें पहाड़ से नीचे लंबा रास्ता तय करना था। सिम्पसन को लगा येट्स उसे छोड़कर बच जाएंगे, पर येट्स दोनों को बचाना चाहते थे। उसने रस्सी बांधकर सिम्पसन को धीरे धीरे पहाड़ से नीचे उतारना शुरू किया। हर 150 फीट पर सिम्पसन को खड़ा होना पड़ता था, ताकि रस्सी पर पड़ा वजन हटे और येट्स बेले डिवाइस को गांठ के ऊपर ले जा सके। वे आगे बढ़ ही रहे थे कि फिर एक हादसा हो गया। येट्स ने गलती से सिम्पसन को चट्टान के किनारे के पार नीचे उतार दिया। धुंधली रोशनी और गिरती बर्फ में येट्स ये नहीं देख पा रहे थे कि गड़बड़ क्या थी। सिम्पसन सैकड़ों फीट हवा में लटक रहे थे, चट्टान से दूर थे और रस्सी पर चढ़ नहीं पा रहे थे। यह डॉक्यूमेंट्री दोनों आदमियों के लिए स्थिति कितनी निराशाजनक थी और येट्स को जो फैसला लेना पड़ा उससे पहले उनके मन में क्या विचार चल रहे थे, इसे बहुत अच्छे से दिखाती है। जब यह साफ हो गया कि सिम्पसन रस्सी पर वापस नहीं चढ़ सकते, तो येट्स ने रस्सी काट दी ताकि वो उनके साथ खाई में ना गिर जाएं। सिम्पसन एक दरार में फंस गए। बाहर निकलने का रास्ता सिर्फ नीचे जाना था। ये संकरी बर्फ की दरार से बाहर निकलने के बाद भी बेस कैंप तक पूरी यात्रा बाकी थी। ये वही यात्रा थी जिसमें येट्स बिना घायल हुए भी जूझ चुके थे, मानते हुए कि उनके साथी की मृत्यु हो गई है। सिम्पसन बिना घमंड के बताते हैं कि वह बेस कैंप कैसे पहुंचे। उन्होंने खुद को प्रेरित रखने के लिए जिन विचारों का सहारा लिया जब उम्मीदें खत्म हो रही थी। नंबर 8, द ग्रेट हैक। कैम्ब्रिज एनालिटिका घोटाले की कहानी 3 लोगों के नजरिए से दिखाता है जो इसमें शामिल थे। ये डॉक्यूमेंट्री उस वक्त बनाई गई थी जब ये कहानी दुनिया भर के अखबारों में सामने आ रही थी और दर्शकों को 3 मुख्य किरदारों के लिए घटनाएं किस तरह घटी इसकी अनोखी समझ देती है। कैम्ब्रिज एनालिटिका यूके की एक राजनीतिक परामर्श फर्म थी। इसने दावा किया था कि उसके पास हर अमेरिकी मतदाता के बारे में हजारों डेटा पॉइंट्स हैं, जो मुख्य रूप से फेसबुक जैसी वेबसाइटों पर उनकी ऑनलाइन गतिविधियों के जरिए इकट्ठा किए गए थे। उन्होंने इन यूजर्स के प्रोफाइल्स बनाई और उन्हें आगामी अमेरिकी चुनावों से जुड़े विज्ञापनों के जरिए निशाना बना सकते थे। ये टूल्स कैम्ब्रिज एनालिटिका की पेरेंट कंपनी SCL ग्रुप ने अन्य देशों में इस्तेमाल किए थे। SCL ग्रुप ने सायोप कैंपेन शुरू किए थे ताकि लोग एक खास तरीके से वोट करें, या अगर उन्हें कंपनी के क्लाइंट्स के मुताबिक वोट देने के लिए मनाना मुश्किल हो तो वे बिल्कुल वोट ना करें। दिसंबर 2015 में पत्रकारों ने उजागर किया कि कैम्ब्रिज एनालिटिका ने अमेरिका में राजनीतिक अभियानों के लिए अवैध रूप से डेटा जुटाया था। मीडिया का ध्यान फेसबुक पर था, जहां कंपनी ने ज्यादातर डेटा इकट्ठा किया था, लेकिन इस कहानी में सिर्फ फेसबुक डेटा लीक से ज्यादा था। पत्रकार कैरोल कैडवेलाडर ने खासकर कैम्ब्रिज एनालिटिका की ब्रेक्सिट चुनाव में लीव.eu अभियान से जुड़ाव की गहराई से जांच जारी रखी।
कैडवालाडर की जांच और साक्षात्कार इस डॉक्यूमेंट्री की रीढ़ है। इस डॉक्यूमेंट्री के माध्यम से वो ये समझाने में सक्षम है कि ये सिर्फ कुछ लीक हुए डेटा से कहीं ज्यादा था और दुनिया भर में चुनावों में की गई हेरफेर स्पष्ट हो जाती है। साथ ही डॉक्यूमेंट्री में अमेरिकी विश्वविद्यालय के प्रोफेसर डेविड कैरोल की कहानी भी है। कैरोल को कैम्ब्रिज एनालिटिका के उन दावों के बारे में पता चला था जिनमें अमेरिकी मतदाताओं पर डेटा पॉइंट्स होने की बात कही गई थी, जिसमें वह खुद भी शामिल थे। 2016 में उन्होंने कंपनी के खिलाफ ये जानने के लिए अभियान चलाया कि कैम्ब्रिज एनालिटिका के पास उनकी कौन सी जानकारी है। इसने उन्हें ब्रिटेन की कानूनी व्यवस्था के कठिन सफर पर ले गया, जिसे डॉक्यूमेंट्री में दिखाया गया है। ये एक कठिन लड़ाई थी जिसमें सालों लगे। कैरोल यह पता लगा पाते कि कंपनी ने कौन सा डेटा इकट्ठा किया था उससे पहले ही कैम्ब्रिज एनालिटिका ने अपना संचालन बंद कर दिया। अब कोई कंपनी नहीं थी जिस पर यूके अदालतें सच बताने का दबाव डाल सके। डॉक्यूमेंट्री में तीसरे मुख्य इंटरव्यू देने वाले व्यक्ति कहानी के दूसरे पक्ष से थे। ब्रिटनी काइजर कैम्ब्रिज एनालिटिका की बिजनेस डेवलपमेंट डायरेक्टर थी और कैडवालाडर की जांच का विषय थी। काइजर को थाईलैंड के पूल में पहली बार देखा गया, जहां फिल्म निर्माताओं ने उन्हें पाया। वो तय कर रही थी कि कैम्ब्रिज एनालिटिका में चल रही गतिविधियों का पर्दाफाश करे या नहीं। घोटाला बढ़ रहा था और नई जानकारी सामने आ रही थी, लेकिन कंपनी की ब्रेक्सिट अभियान में भागीदारी की पुष्टि तब नहीं हुई थी। डॉक्यूमेंट्री में दिखाया गया है कि वो ये फैसला ले रही है, लेकिन इसमें यह नहीं बताया गया कि ये फैसला कैडवालाडर के अखबार द्वारा 2015 के नाइजीरियाई चुनाव में एक स्मीयर कैंपेन में उनकी संलिप्तता पर लेख छपने के बाद लिया गया। नंबर 7, वर्नन, फ्लोरिडा एक अजीब डॉक्यूमेंट्री है जिसे रिलीज होने के 45 साल बाद भी कई लोगों ने अलग अलग अर्थों में लिया है। इस डॉक्यूमेंट्री की पृष्ठभूमि भी इसकी फिल्म जितनी अजीब है। वर्नन फ्लोरिडा पैनहैंडल का एक छोटा सा शहर है जिसकी आबादी डॉक्यूमेंट्री के रिलीज के समय लगभग 885 थी। इस शहर को एक भयानक आंकड़े के कारण नब सिटी कहा गया और राष्ट्रीय स्तर पर ध्यान मिला। 1950 और 60 के दशक में संयुक्त राज्य अमेरिका में जितने भी अंग खोने के दुर्घटना बीमा दावे हुए, उनमें से 2/3 सिर्फ इसी छोटे से शहर से आए थे। बीमा जांचकर्ताओं को यकीन था कि यहाँ धोखाधड़ी हो रही है। इनमें से कई दावे ऊपर से तो ठीक लगते थे, लेकिन थोड़ी सी जांच करने पर ऐसे संदिग्ध विवरण सामने आते थे जो बिना इस एक शहर से इतने ज्यादा दावे आने के भी सवाल खड़े कर देते। पर कभी इतना सबूत नहीं मिला कि किसी मामले में जूरी के सामने धोखाधड़ी साबित हो सके। कई लोगों को यकीन ही नहीं था कि कोई सिर्फ पैसे के लिए जानबूझकर अपना अंग काट सकता है। इसी कहानी ने फिल्मकार एरोल मॉरिस को इस शहर की ओर खींचा। वह उन लोगों पर जिनके हाथ या पैर कट चुके थे एक डॉक्यूमेंट्री बनाना चाहते थे, जो अब अपने कटे हुए हाथ या पैर के साथ अपनी जिंदगी आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे और जिस अजीब माहौल में वे रहते थे। वर्नोन में कुछ तो था जिससे लोग इतने कठोर कदम उठाने को मजबूर हुए। वह 2 बार डॉक्यूमेंट्री बनाने वर्नोन आए थे। दूसरी बार वह 1 साल वर्नोन में रहे, पर वहां लोगों ने उनका विरोध और धमकी दी। नब सिटी डॉक्यूमेंट्री बनाने के बजाय मॉरिस ने एक अलग तरीका अपनाया और कुछ बिल्कुल अलग बनाया। वर्नोन फ्लोरिडा अन्य डॉक्यूमेंट्री से अलग है। इसमें कुछ निवासी कैमरे से सीधे बात करते हैं। उन्हें अपनी बात रखने की पूरी आज़ादी है। फिल्म क्रू कोई रोक नहीं लगाता। एक आदमी उन जंगली जानवरों के बारे में बात करता है जिन्हें उसने पकड़ा और पालतू बनाकर रखा, जिनमें एक रैकून और एक कछुआ भी शामिल है। एक व्यक्ति अपनी जंगली टर्की के शिकार की कहानियां और अपनी ट्रॉफियां इकट्ठा करने का तरीका बताता है। एक दंपत्ति नेवादा जाकर पहले परमाणु हथियार परीक्षण के स्थल से रेत इकट्ठा करने की बात करता है। वे उसे जार में रखते हैं और मानते हैं कि वह बढ़ रही है। कई दर्शकों ने फिल्म में दिखाए गए लोगों और उनकी अजीब आदतों का मजाक उड़ाया, लेकिन खुद यह डॉक्यूमेंट्री उनका मजाक उड़ाती नहीं लगती। मॉरिस ने एक ऐसे प्रोजेक्ट को लिया जो ऐसी बात पर था जिस पर फिल्म में दिखाए गए लोग चर्चा नहीं करना चाहते थे, और इसके बजाय उन्होंने उन्हें कहानी पर नियंत्रण करने दिया, जो भी हो। नंबर 6, वियतनाम। युद्ध के दौरान 1000 से अधिक अमेरिकी सैनिकों को पकड़ लिया गया और युद्धबंदी बना लिया गया।
सिर्फ 32 युद्धबंदी शिविरों से सफलतापूर्वक भागकर सुरक्षित लौटे। उनमें से डाइटर डेंगलर दूसरे व्यक्ति थे। 6 महीने कैद रहने के बाद डाइटर डेंगलर लाओस के शिविर से भागे और हेलीकॉप्टर से बचाए गए। 1997 की डॉक्यूमेंट्री लिटिल डाइटर नीड्स टू फ्लाई में डाइटर डेंगलर अपनी कहानी बताते हैं। डेंगलर की उड़ने की इच्छा बचपन में जर्मनी के ब्लैक फॉरेस्ट में शुरू हुई थी, जहां वो बड़े हुए। दूसरे विश्व युद्ध में मित्र सेनाओं ने उनका गांव नष्ट किया, जिससे उनका परिवार गरीब हो गया। मित्र देशों, खासकर अमेरिकी विमानों को सिर के ऊपर उड़ते देखकर डेंगलर ने पायलट बनने का सपना देखा। डॉक्यूमेंट्री में वह उस गांव में लौटते हैं जहां वह बड़े हुए थे और अपनी मां के बारे में बताते हैं, जो नष्ट हुए घरों से इकट्ठा किए गए वॉलपेपर को उबालकर खाने के रूप में इस्तेमाल करती थीं। युद्ध के बाद भी परिवार के लिए गरीबी से बाहर निकलना बहुत कठिन था। डेंगलर ने एक अत्याचारी लोहार के यहाँ प्रशिक्षु के रूप में काम किया, लेकिन उन्होंने कभी अपना सपना नहीं छोड़ा। 1956 में सिर्फ 18 साल की उम्र में डेंगलर लिफ्ट लेकर हैम्बर पहुंचे और वहां से जहाज से न्यूयॉर्क सिटी रवाना हुए। 1957 में डेंगलर अमेरिकी वायुसेना में भर्ती हुए। डेंगलर वायुसेना में अपना उड़ने का सपना पूरा नहीं कर सके। उन्होंने एविएशन कैडेट्स की परीक्षा पास की, पर पायलट बनने के लिए कॉलेज स्नातक होना जरूरी था। फिर भी उन्होंने हार न मानते हुए एरोनॉटिक्स में डिग्री के लिए कॉलेज में दाखिला लिया। आखिरकार उन्होंने अमेरिकी नौसेना के विमानन कैडेट प्रशिक्षण कार्यक्रम में शामिल होकर सपना पूरा किया। तब तक अमेरिका वियतनाम युद्ध में उतर चुका था। 1965 में उनका स्क्वाड्रन यूएसएस रेंजर एयरक्राफ्ट कैरियर के साथ वियतनाम गया। वियतनाम पहुंचने के कुछ महीनों बाद ही डेंगलर का विमान लाओस के जंगल में गिरा दिया गया। गरज के तूफान और जलते हुए खेतों से उठता धुआं होने के कारण दृश्यता कम थी और उन्होंने बाकी पायलटों को नजर से खो बैठे। 2.5 घंटे दुश्मन क्षेत्र में उड़ान के बाद डेंगलर का विमान गिराया गया। पाथेट लाओ सैनिकों ने उन्हें जल्दी पकड़कर कैदी बना लिया। डॉक्यूमेंट्री में डेंगलर को लाओस वापस ले जाया जाता है ताकि वह अपनी पीड़ा बता सके। स्थानीय लोग उन पलों को फिर दिखाने में मदद करते हैं, पर आमतौर पर वे डेंगलर के पास खड़े रहते हैं जबकि वह कहानी सुनाते हैं। डेंगलर के मुताबिक फिल्म के कई लोग डरे थे, जिन्हें समझाना पड़ा कि सब ठीक है और ये बस एक फिल्म है। डॉक्यूमेंट्री में डेंगलर यातना और भूख जैसी दर्दनाक घटनाएं बताते हैं। वे कभी परेशान या विचलित नहीं होते। कहानी आमतौर पर उत्साह या तथ्यात्मक अंदाज में सुनाई जाती है, जिससे ऐसा लगता है जैसे कोई बूढ़ा आदमी अपने पोते पोतियों को युद्ध की कहानियां सुना रहा हो। हालांकि इससे ये कहानियां कम परेशान करने वाली नहीं हो जाती, खासकर जब वे भूख और दर्द के कारण हुए अपने मतिभ्रम का वर्णन करते हैं। डेंगलर और साथी कैदियों ने पार कुम पास के शिविर से भागने की योजना बनाई। ये एक जोखिम भरी योजना थी जिसमें पहरेदारों के हथियार लेना शामिल था और ये बिल्कुल वैसे नहीं हुई जैसा वे चाहते थे, लेकिन यही उनकी जीवित रहने की एकमात्र उम्मीद थी। दुर्भाग्य से इस योजना के अधिकतर प्रतिभागी जीवित नहीं रहे। केवल डेंगलर और 2 अन्य लोग भागने में बचे, लेकिन बाद में वे दोनों फिर पकड़ लिए गए। डेंगलर के जेल कैंप से भागते ही साफ हो जाता है कि डॉक्यूमेंट्री का शीर्षक सिर्फ उसके बचपन की चाहत पर नहीं है। जंगल से बाहर निकलने का एकमात्र रास्ता हेलीकॉप्टर से ही था। कई बार संकेत देने के बाद डेंगलर को 20 जुलाई 1966 को भागने के 23 दिन बाद ढूंढ लिया गया। शुरुआत में क्रू को यकीन नहीं हुआ कि वह एक अमेरिकी युद्धबंदी है, क्योंकि उसकी गिरफ्तारी को बहुत समय हो गया था, लेकिन वह उन्हें समझाने में सफल रहा। नंबर 5, न्यूयॉर्क सिटी की सुरंगों में लोगों या जीवों के रहने की अफवाहें उतनी पुरानी हैं जितनी ये सुरंगें। इन कहानियों में कभी साधारण बेघर लोगों का जिक्र होता है, तो कभी खतरनाक अपराधियों का, और कभी कभी तो असली अलौकिक प्राणियों का भी दावा किया जाता है। 1990 और 2000 के दशक में न्यूयॉर्क की सुरंगों में कौन या क्या रहता है, इस जिज्ञासा ने मोल पीपल पर कई किताबों व डॉक्यूमेंट्रीज को जन्म दिया। यह बात प्रमाणित रूप से सच थी कि लोग सबवे सुरंगों में रह रहे थे, लेकिन इन लोगों के बारे में जो कहानियां कही जाती थी वे उतनी सच्ची नहीं थी। वॉइसेस इन द टनल इन सर्च ऑफ द मोल पीपल डॉक्यूमेंट्री ये जानने की कोशिश करती थी कि इन कहानियों में कितनी सच्चाई है।
यह 2008 की डॉक्यूमेंट्री जेनिफर टॉथ की किताब से प्रेरित है। 1993 में टॉथ ने द मोल पीपल लाइफ इन द टनल्स बीनीथ न्यूयॉर्क सिटी किताब प्रकाशित की। टॉथ के अनुसार उन्होंने कई बार टनल, खासकर फ्रीडम टनल का दौरा किया और दावा किया कि वहां उन्होंने ऐसे लोगों का एक पूरा समुदाय देखा जो शायद ही कभी अगर कभी जमीन के ऊपर जाता था। वहां शिक्षक, चुने हुए मेयर और यहां तक कि जमीन के नीचे जन्मे बच्चे भी थे। लोग मुख्य रूप से जो भी उन्हें मिल सकता था उसी पर जीवित रहते थे और केवल कुछ ही लोग संसाधनों की तलाश में जमीन के ऊपर जाते थे। टॉड की किताब इस विषय पर सबसे चर्चित कृतियों में से एक बन गई। हालांकि ज्यादा समय नहीं बीता था कि लोगों ने उसकी कहानियों पर शक करना शुरू कर दिया। टॉड की किताब में सुरंग में रहने वालों के कई इंटरव्यू हैं। उनमें बताई गई कुछ कहानियां पूरी तरह काल्पनिक है, लेकिन मेट्रो विशेषज्ञों ने बताया कि सुरंगों की बनावट असंभव है, जिससे टॉड के दावों पर शक होता है कि उन्होंने क्या देखा। विवाद के बावजूद इसमें कोई शक नहीं था कि सुरंगों में वास्तव में लोग रह रहे थे, हालांकि उतनी बड़ी संख्या में नहीं जितना टॉड ने दावा किया था। वॉइसेस इन द टनल फिल्म में विक डेविड, केनी चेरी और एरिक ओबरहोल्जर सच की खोज में सुरंगों में जाते हैं। इसमें टॉफ के साथ साक्षात्कार शामिल है, जहां वह बताती हैं कि सबसे पहले इस विषय ने उनका ध्यान कैसे आकर्षित किया। साथ ही उन लोगों के साथ भी बातचीत है जो वास्तव में सुरंगों में रहते थे। कुछ मामलों में यह विश्वास करना मुश्किल होता है कि जिन बेघर लोगों का साक्षात्कार लिया गया है वे सच में वही कहानियां सुना रहे हैं। ये संभव है कि जिन पुरुषों का साक्षात्कार लिया गया है उन्होंने पहले किसी की जान ली हो, लेकिन ये भी संभव है कि वे सिर्फ उन अपराधों के बारे में डींग मार रहे हों जो उन्होंने कभी किए ही नहीं। इस डॉक्यूमेंट्री की आलोचना हुई है कि यह अपनी विषय वस्तु का शोषण कर सकती है। न्यूयॉर्क की सुरंगों में रहने वाले लोगों पर बनी अन्य डॉक्यूमेंट्रीज के विपरीत वॉइसेस इन द टनल्स के निर्माताओं का वहां की बेघर समुदाय से कोई संबंध नहीं था और यह स्पष्ट नहीं है कि इसमें दिखाए गए किसी भी व्यक्ति को डॉक्यूमेंट्री से कोई लाभ मिला या नहीं। नंबर 4, गेट्स ऑफ हेवन एक डॉक्यूमेंट्री है जो पालतू जानवरों के कब्रिस्तानों पर आधारित है। ये विषय इतना साधारण था कि कई फिल्म मेकरों ने सोचा इससे फीचर फिल्म नहीं बन सकती। 85 मिनट की यह डॉक्यूमेंट्री आम जनता और समीक्षकों का ध्यान खींचने में सफल रही और 45 साल बाद भी अनुशंसित डॉक्यूमेंट्री मानी जाती है। गेट्स ऑफ हेवन एरोल मॉरिस की पहली डॉक्यूमेंट्री है जिसने इंडस्ट्री की सभी परंपराएं तोड़ी। ये फ्लाई ऑन द वॉल डॉक्यूमेंट्री नहीं है जो 1978 में फीचर रिलीज होने के समय लोकप्रिय थी, बल्कि ये लोगों को अपनी कहानी खुद कहने का मौका देती है। हर शॉट ध्यान से सेट है, लेकिन कैमरे के पीछे बातचीत की दिशा पर ज्यादा नियंत्रण नहीं दिखता। गेट्स ऑफ हेवन फ्लॉयड मैक्लूर की कहानी से शुरू होती है जो पालतू जानवरों के कब्रिस्तान के मालिक हैं। वह बताते हैं कि उन्हें हमेशा जानवरों की परवाह रही है और बचपन में उन्होंने एक दोस्त की मदद की थी ताकि कचरा उठाने वाले आने से पहले वे जल्दी से एक कुत्ते को दफना सके। जब मैक्लूर ने अपना खुद का कुत्ता खो दिया तो उन्होंने एक जमीन का टुकड़ा ढूंढा जो उन्हें उपयुक्त लगा और उसमें से 1 एकड़ सिर्फ दफनाने के लिए निर्धारित कर दिया। धीरे धीरे और लोग भी अपने पालतू जानवरों को सम्मानपूर्वक दफनाने लगे। मैक्लूर के मुताबिक उन्होंने पैसे से ज्यादा दिल को महत्व दिया, इसलिए डॉक्यूमेंट्री बनते वक्त उनका पालतू कब्रिस्तान बंद था। मॉरिस को सबसे पहले अपने फिल्म के विषय के बारे में एक अखबार के लेख को पढ़ते समय पता चला। मैक्लूर के व्यवसाय बंद होने के बाद सैकड़ों पालतू जानवरों को कब्रिस्तान से निकालकर नापा वैली में फिर से दफनाया गया। दूसरे हिस्से में हार्बर्स परिवार के साक्षात्कार दिखाए गए हैं जो बबलिंग वेल पेट मेमोरियल पार्क के मालिक थे। परिवार में वे माता पिता हैं जिन्होंने व्यवसाय शुरू किया और उनके 2 वयस्क बेटे जिनकी व्यवसाय व जीवन पर अलग सोच है। डैन बेटों में से एक परिवार के व्यवसाय की बजाय घाटी में संगीत बजाने में ज्यादा रुचि रखता है। पालतू जानवरों के कब्रिस्तान व्यवसाय से जुड़े लोगों के अलावा डॉक्यूमेंट्री में कुछ अन्य लोगों का भी इंटरव्यू लिया गया है। फ्लोरेंस रासमुसेन एक बुजुर्ग महिला मैक्लियोर कब्रिस्तान के सामने रहती थी। उनका इंटरव्यू पालतू जानवरों से शुरू होता है, फिर उनकी जिंदगी की अलग कहानियों की ओर बढ़ता है जो पालतू कब्रिस्तान के व्यवसाय से जुड़ी नहीं लगती।
वह अपने पोते के बारे में बात करती हैं जिसे उन्होंने पाला, उसके लिए खरीदी गई कारों के बारे में और उसकी असफल शादी के बारे में भी। वह अक्सर अपनी ही बातों का खंडन करती रहती हैं, लेकिन उनका लंबा और बिना काट छांट वाला इंटरव्यू उन्हें डॉक्यूमेंट्री की स्टार बना देता है। एक जोड़े का इंटरव्यू लिया गया जिन्होंने हाल ही में अपने पालतू को बबलिंग वेल्स में दफनाया। उन्होंने कहा कि पालतू सिर्फ वस्तु नहीं होते, इसलिए उनके जाने पर समझना मुश्किल होता है कि क्या करे। महिला कहती है, यह तुम्हारा कुत्ता है, पर वह चीज कहाँ है जो इसे चलाती थी? वो कुछ तो होना ही चाहिए था, है ना? कई दर्शकों के लिए गेट्स ऑफ हेवन केवल पालतू कब्रिस्तान नहीं, बल्कि जीवन, प्यार और खोने के अर्थ जैसे सवालों को भी छूता है, चाहे परिवार का सदस्य हो या पालतू। नंबर 3। दिसंबर 2020 में नेटफ्लिक्स ने एक विवादास्पद डॉक्यूमेंट सीरीज रिलीज की जो प्लेटफॉर्म पर सबसे ज्यादा देखी गई शोज में से एक बनी। शॉन कोम्स की द रेकनिंग ने म्यूजिक मोगल के उत्थान, पतन और उन पर लगे कुछ सबसे भयावह अपराधों के आरोपों का भी जिक्र किया। कॉम्स 90 के दशक से म्यूजिक इंडस्ट्री के प्रमुख खिलाड़ी है। उन पर आरोप लगाने वाले कई लोगों के अनुसार उनका दूसरों को काबू में रखने वाला और अपमानजनक व्यवहार हमेशा मौजूद था। जैसे जैसे उनके खिलाफ आरोपों की सूची बढ़ती गई, अमेरिकी गृह सुरक्षा विभाग ने उनके घरों पर छापा मारा और उन्हें कई आरोपों में गिरफ्तार कर लिया गया। एक लंबी सुनवाई के बाद मई 2025 में उन्हें जिन छोटे आरोपों के लिए मुकदमा चल रहा था, उनमें से 2 में दोषी पाया गया और उन्हें 15 महीने की जेल की सजा सुनाई गई। नेटफ्लिक्स डॉक्यूमेंट्री के मुताबिक ये सिर्फ हिमशैल का सिरा था। कर्टिस जैक्सन, जिन्हें 50 सेंट भी कहते हैं, द रेकनिंग के कार्यकारी निर्माता थे। जैक्सन और कॉम्स में पुरानी दुश्मनी थी, पर रैपर का कहना है कि वे डॉक्यूमेंट्री पीड़ितों को आवाज देने के लिए बनाना चाहते थे। इसलिए ये डॉक्यूमेंट्री ऐसे लोगों के इंटरव्यूज पर आधारित है जो कॉम्स को उनके करियर में जानते थे और उनकी जिंदगी के काले पहलुओं की गवाही दे सकते थे। इंटरव्यू में बचपन के दोस्त, बिजनेस पार्टनर और उनकी रिकॉर्ड लेबल से जुड़े कलाकार शामिल थे। उन्होंने ऐसे व्यक्ति का जिक्र किया जो सब कुछ कंट्रोल करना चाहता था और दूसरों की राय को महत्व नहीं देता था। एक कलाकार ने 14 दिन के ऐसे चक्रों का जिक्र किया जिसमें कॉम्स लगातार 2 हफ्ते तक जागे रहते थे, अक्सर अवैध पदार्थों के असर में, और बाकी कलाकारों को रिकॉर्डिंग स्टूडियो में रोके रखते थे जब वे संगीत पर काम कर रहे होते थे। लेकिन डॉक्यूमेंट्री से सामने आई सबसे प्रभावशाली और डरावनी कहानियां उन लोगों की थीं जो कोम्स के कथित शिकार थे। ऑब्री ओडे मेकिंग द बैंड 3 के बाद प्रसिद्ध गायिका बनी। ओडे एक उभरती स्टार थी और डैनिटी केन गर्ल ग्रुप की लीड सिंगर बनी, जिसे कॉम्स ने मेंटोर किया। हालांकि वह इस भूमिका के लिए पूरी तरह उपयुक्त लग रही थी, लेकिन उनके साथ एक असहमति के बाद उन्हें ग्रुप से बाहर कर दिया गया। उस समय कारण स्पष्ट नहीं थे। कॉम्स ने सिर्फ कहा कि वह जितने समय उन्हें जानते थे वह बदल गई थीं। डॉक्यूमेंट्री में ओडे ने कुछ अनुचित ईमेल साझा किए जो वे कोम्स की ओर से बताते हैं। उनका आरोप है कि वह विस्तार से बताते हैं कि वह उनके साथ क्या करना चाहते हैं। ओडे ने किसी भी गतिविधि में हिस्सा लेने से इनकार कर दिया और उनका मानना है कि इसी वजह से आखिरकार उन्हें बाहर कर दिया गया। ये अपने आप में ही काफी बुरा होता, लेकिन ओडे ये भी बताती हैं कि कॉम्स ने शायद बातों से भी आगे बढ़कर कुछ किया हो। हलफनामे के अनुसार एक महिला ने देखा कि ओडे बेहोश थीं और कोम्स व एक अन्य व्यक्ति उनके साथ अनुचित व्यवहार कर रहे थे। ये भावुक इंटरव्यू कॉम्स पर लगे आरोपों की असली कहानी दिखाने में मदद करता है, जिसे सनसनीखेज कवरेज छुपा सकता है। ये डॉक्यूमेंट्री अब भी विवादित है। रिलीज से पहले कॉम्स की टीम ने इसे हिट पीस बताया और अवैध रूप से ली गई कॉपीराइटेड फुटेज के इस्तेमाल का आरोप लगाया। ये फुटेज कॉम्स की गिरफ्तारी से कुछ दिन पहले ही फिल्माई गई थी और इसमें वो अपने डिफेंस वकील के साथ ये चर्चा करते दिख रहे हैं कि कैसे व्यवहार करना है और अपनी छवि बनाए रखनी है। टीम ने रिलीज से पहले नेटफ्लिक्स को रोक लगाने का कानूनी नोटिस भेजा, फिर भी डॉक्यूमेंट्री अब भी उपलब्ध है। नंबर 2। जब पूर्व एनरॉन अधिकारियों जेफ स्किलिंग और केन ले पर मुकदमा शुरू हुआ तो अभियोजक का शुरुआती भाषण पिछले साल आई एक डॉक्यूमेंट्री से प्रेरित था। स्किलिंग और ले के खिलाफ मुकदमा उन धोखाधड़ी मामलों पर केंद्रित है जिन्होंने कंपनी को गिरा दिया। डॉक्यूमेंट्री ने दिखाया कि धोखाधड़ी कैसे उजागर हुई और एनरॉन के कई और भयावह काम जो मुकदमे में शामिल नहीं थे। एनरॉन, द स्मार्टेस्ट गाय इन द रूम, पत्रकार बेथनी मैकलीन
और पीटर एल्किन की इसी नाम की किताब पर आधारित थी। साल 2000 में एनरॉन अमेरिका की शीर्ष कंपनियों में थी। यह एक साधारण तेल और गैस कंपनी के रूप में शुरू हुई थी, जिसका ध्यान इन संसाधनों को उपभोक्ताओं तक पहुंचाने पर था। लेकिन जल्द ही इसने गैस की कीमतों पर दांव लगाना शुरू कर दिया और इन सौदों से भारी मुनाफा कमाया। कंपनी ने कारोबार कई क्षेत्रों में फैलाया, जैसे ऑन डिमांड फिल्में और मौसम से जुड़े वित्तीय डेरिवेटिव्स। डॉक्यूमेंट्री में दिखाया गया कि एनरॉन पैसे खो रहा था, लेकिन सबको लग रहा था कंपनी ठीक है। इसने ऐसी अकाउंटिंग अपनाई जिससे वह तुरंत सारा अनुमानित मुनाफा दिखा सकता था। इसका मतलब था कि जब उसने भारत में एक पावर प्लांट पर काम शुरू किया तो वह तुरंत ही उस वेंचर से भविष्य में मिलने वाले पूरे पैसे को अपने मुनाफे के रूप में दिखा सकता था। एनरॉन के घाटे और कर्ज एंडी फेस्टो की शेल कंपनियों में छुपाए गए थे। फस्ताव की कंपनियां खराब प्रदर्शन करने वाली संपत्तियां खरीद लेती थी, जिसका मतलब था कि वे कंपनी की बही खातों में नहीं दिखती थी। इन्हीं आपराधिक लेन देन के कारण एनरॉन नेतृत्व को अमेरिकी कांग्रेस की समिति के सामने पेश किया गया। लेकिन यह डॉक्यूमेंट्री ने उजागर की थी एकमात्र काली गतिविधियां नहीं थी। एनरॉन कैलिफोर्निया में हाल ही में विनियमन मुक्त बिजली क्षेत्र में शामिल हो गया। उसे समझ आया कि अगर वह कुछ समय के लिए पावर प्लांट्स बंद कर दे तो बिजली की कमी से दाम बढ़ सकते हैं। इससे 2000 और 2001 में राज्य में रुक रुक कर होने वाली बिजली कटौती हुई। इसी दौरान दो महिलाओं ने एनरॉन कंपनी पर करीब से नजर रखनी शुरू की। इनमें से एक थी बेथनी मैकलिन, फोर्ब्स मैगजीन की लेखिका। फोर्ब्स ने लगातार एनरॉन को बहुत ऊंचा दर्जा दिया था, लेकिन मैकलिन ने कंपनी द्वारा प्रकाशित की जा रही चीजों को करीब से देखा और पाया कि वह यह नहीं समझ पा रही थी कि कंपनी असल में पैसे कैसे कमा रही है। डॉक्यूमेंट्री में वो बताती हैं कि कैसे उन्होंने कंपनी के एक व्यक्ति से बिना खिड़की वाले छोटे कमरे में मुलाकात की। उन्होंने कहा कि वे सब समझा रहे हैं, लेकिन आंकड़े नहीं मिल रहे थे। मार्च 2001 में उन्होंने क्या एनरॉन की कीमत ज्यादा है लेख प्रकाशित किया। इसमें यह दावा नहीं किया गया था कि कुछ अवैध हो रहा है, लेकिन इसके बावजूद उन्हें एनरॉन की तरफ से उपहास का सामना करना पड़ा। उनका कहना था कि यह लेख इसलिए छपा क्योंकि फोर्ब्स के एक प्रतिद्वंदी प्रकाशन ने हाल ही में कंपनी की तारीफ में एक लेख छापा था। मैकलिन इस डॉक्यूमेंट्री की मुख्य इंटरव्यू देने वालों में से एक हैं। वह अच्छी तरह से समझा सकती हैं कि वित्तीय लेन देन में क्या चल रहा था और जो भी कंपनी की जांच करना चाहता था उसे किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता था। एक और इंटरव्यू देने वाली शेरॉन वॉटकिंस है। वॉटकिंस एनरॉन में डेवलपमेंट की वाइस प्रेसिडेंट थी। अगस्त 2001 में वो कंपनी के आंकड़े देख रही थी और उनमें अनियमितताएं पाईं। ये सिर्फ क्रिएटिव अकाउंटिंग नहीं थी। उन्होंने सीईओ को गुमनाम मेमो भेजा और उनसे मिलकर बात की। कंपनी ने दावा किया कि वह उनकी चिंताओं की जांच करेगी, लेकिन उसमें कोई स्वतंत्रता नहीं थी और समस्या को फिर से नजरअंदाज कर दिया गया। अब और लोग एनरॉन पर सवाल उठाने लगे थे। घोटाला सामने आने पर वॉटकिंस का मेमो मिला और उन्होंने कांग्रेस की समिति के सामने गवाही दी। उन्होंने साफ किया कि कंपनी के भीतर लोग जानते थे क्या हो रहा है। ये सिर्फ कुछ ट्रेडर्स की गलती नहीं थी। 2002 में उन्हें टाइम्स की पर्सन ऑफ द ईयर के 3 विसल ब्लोअर्स में से एक चुना गया। स्किलिंग और ले कई धोखाधड़ी मामलों में दोषी पाए गए। ले की मौत सजा शुरू होने से पहले हो गई, जबकि स्किलिंग ने 12 साल जेल में गुजारे। नंबर 1, मुझे लगता है आई थिंक वी आर अलोन नाउ 2008 की डॉक्यूमेंट्री है, जो अब और भी प्रासंगिक है क्योंकि फैंस के लिए अपनी पसंदीदा सेलिब्रिटीज के साथ एक तरफा लगाव बना लेना अब आसान हो गया है। इसे देखकर असहजता होती है, लेकिन यह उन फैंस की अजीब जिंदगी दिखाता है जो हद से आगे बढ़ते हैं। ये डॉक्यूमेंट्री जेफ टर्नर और कैली मैककॉर्मिक पर है, जो 80 के दशक की पॉप सिंगर टिफनी के फैन हैं और जिन्हें बाकी फैंस व मीडिया ने स्टॉकर कहा है। दोनों को लगता है कि उनका मानना है कि उनका टिफनी के साथ किसी तरह का रिश्ता है और फिल्म दिखाती है कि यह जुनून उनकी जिंदगी पर कैसा असर डालता है। टर्नर 50 साल के हैं और सांता क्रूज कैलिफोर्निया से हैं। डॉक्यूमेंट्री की शुरुआत में ही वे बताते हैं कि वे और टिफनी एक दूसरे को अपनी जिंदगी के ज्यादातर हिस्से से जानते हैं। वह अपनी यादगार चीजों का कलेक्शन दिखाते हैं, जिसमें वे मैगजीनें शामिल हैं जिनमें टिफनी छपी थी
और वे तस्वीरें भी हैं जो उन्होंने मीट एंड ग्रीट्स में साथ में खिंचवाई थी। वह उन्हें अपनी करीबी दोस्त बताते हैं, जबकि वे उनके खिलाफ रेस्ट्रेनिंग ऑर्डर और टिफनी के पास जाने की कोशिशों से जुड़ी अखबार की कटिंग्स दिखाते हैं। इसमें एक मौका भी शामिल था जब वह टिफनी के पास तलवार लेकर पहुंचे थे। टर्नर का जुनून उन्हें अकेला कर गया और वे एक घर में रहते हैं जो कचरे व पुरानी यादगार चीजों से भरा है। उनके कुछ दोस्तों का डॉक्यूमेंट्री के लिए इंटरव्यू हुआ था। वे बताते हैं कि टर्नर ऑटिज्म से ग्रस्त हैं, जिससे उनके जुनून और अकेलेपन पर असर पड़ा है। मैककॉर्मिक डॉक्यूमेंट्री में दूसरे व्यक्ति हैं। वो डेनवर, कोलोराडो से है और टिफनी के लिए उनका जुनून किशोरावस्था में शुरू हुआ था। वो एक साइकिल दुर्घटना में घायल हो गई थी, जिससे वो कुछ समय के लिए कोमा में चली गई थी और उस दौरान मैककॉर्मिक ने सपना देखा कि एक महिला उन्हें सुरक्षित स्थान पर ले जा रही है। जागने पर उन्हें टिफनी का संगीत सुनाया गया और उन्होंने उसे अपने सपनों की महिला के रूप में पहचाना। मैककॉर्मिक मानती हैं कि टिफनी के साथ रहना उनके भाग्य में है। डॉक्यूमेंट्री के एक दुखद क्षण में वह टिफनी और उनके पति के रिश्ते पर चर्चा करती है। मैककॉर्मिक मानती है कि उस आदमी ने उनकी पहचान और उनकी जिंदगी चुराई है और टिफनी से झूठ बोल रहा है। ये साफ है कि टर्नर और मैककॉर्मिक दोनों के मामले में मानसिक बीमारी एक कारक है। कई बार डॉक्यूमेंट्री इसका फायदा उठाती दिखती है, खासकर अंत में। टर्नर और मैककॉर्मिक पहली बार लास वेगस में टिफनी के कॉन्सर्ट में मिलते हैं। उन्हें नाचते हुए और टिफनी से मंत्रमुग्ध होते हुए देखा जाता है। डॉक्यूमेंट्री में उनकी म्यूजिक नहीं है। कॉन्सर्ट शांत और उदास ट्रैक के साथ दिखाया गया है। कॉन्सर्ट के अंत में टर्नर और मैककॉर्मिक अपने आदर्श से मिलते हैं एक मीट एंड ग्रीट में। टिफनी की केवल झलकियां ही दिखाई देती हैं, लेकिन यह साफ है कि वह इस बातचीत में असहज महसूस कर रही हैं। दुर्भाग्यवश इससे टर्नर या मैककॉर्मिक को मदद नहीं मिली और दोनों वेन्यू से ये महसूस कर निकलते हैं कि उनका कलाकार से अनोखा संबंध था। इस डॉक्यूमेंट्री को निष्पक्ष मानसिक बीमारी पर केंद्रित बताया गया है और ये टर्नर व मैककॉर्मिक को अपनी कहानियां बिना किसी टोका टाकी या विरोधाभास के बताने का अवसर देती है। देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक बटन जरूर दबाएं, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल दबाएं ताकि नए वीडियो की जानकारी मिले। मेरा नाम टॉप 5 अननोन्स है। अगले वीडियो में मिलूंगा।